हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में पढ़ने वायु चरण वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और वायु चरण में पढ़ने वायु चरण किसे कहते हैं तथा इसको कितने प्रकार से वायु चरण होता है इसके बारे में पढ़ने डिस्कस कर लिया। यानी तेज हवा आंधी के द्वारा बताकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही उसे क्या कहते हैं बेटा? वायु चरण कहते हैं। वायु चरण के प्रकार पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? वायु चरण के प्रकार। अपन ने पहला प्रकार पढ़ लिया था उच्छलन, पहला प्रकार पढ़ लिया था उच्छलन, दूसरा पढ़ लिया था निलंबन और तीसरा पढ़ेंगे बेटा सतह चरण। अब मैंने कल आपको बताया था कि इनमें आपको कणों का आकार ध्यान रखना है कि कणों का आकार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। मैंने कणों का आकार उच्छलन में क्या बताया था? उच्छलन में कणों का आकार 0.1 से 0.5 mm। कणों का आकार क्या था? 0.1 से 0.5 mm। निलंबन में कणों का आकार क्या था? 0.1 mm से कम। और सतह सर्पण में कणों का आकार था 0.5 mm से अधिक। इन कणों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सतह सर्पण में होता क्या है कि इसमें कणों का आकार क्या होता है बेटा? भारी होता है, जिसके कारण जैसे ही वायु का दबाव इन कणों के ऊपर पड़ेगा तो भारी होने के कारण ये उड़ते तो है नहीं सकते और दाब के कारण क्या होता है? एक स्थान से उछल के कहाँ चले जाते हैं? दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार के चरण को क्या कहते हैं बेटा? सतह सर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह सर्पण कहते हैं। लिख लो इसमें मृदा के कण जिनका व्यास सतह सर्पण में मृदा के कण जिनका व्यास, मृदा के कण जिनका व्यास 0.5 mm से अधिक होता है, जीरो पॉइंट 5 mm से अधिक होता है, जो वायु की गति के साथ न उठकर, जो वायु की गति के साथ न उठकर जो वायु की गति के साथ न उठकर, यानी जिनके कणों का व्यास कितने 0.5 mm से होगा तो वायु की गति के साथ क्या होते हैं? न उठकर भूमि की सतह पर एक स्थान से रहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। एक स्थान से रहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार के चरण को सतह सर्पण कहते हैं। इस प्रकार के चरण को सतह सर्पण कहते हैं। सतह सर्पण चरण कहते हैं। यानी बाकी कण जिनका व्यास कितने mm से अधिक होता है? 0.5 mm से अधिक होता है। वे कण क्या होते हैं बेटा? वायु गति के साथ न उठकर एक स्थान से रहकर कहाँ चले जाते हैं बेटा? दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार के चरण को क्या कहेंगे बेटा? सतह सर्पण चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह सर्पण चरण। अब पढ़ेंगे बेटा वायु चरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ विंड इरोजन।
हेडिंग डालो बेटा, वायु चरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु चरण को प्रभावित करने वाले कारक। वायु चरण को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ेंगे। अब सबसे पहला कारक पढ़ेंगे, यानी पहला कारक कौन सा प्रभावित करता है? पहला कारक पढ़ेंगे बेटा जलवायु। कौन सा? जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी वायु चरण को? यानी कहने का मतलब इसमें दो चीज आती है, जल प्लस वायु, दो चीजों के समावेश से बनी है। मैंने पहले भी बताया था जलवायु दो चीजों के समावेश से बनी होती है, जल प्लस वायु से। अब इसमें क्या होगा कि जो वायुमंडल है उसमें क्या होगी? आर्द्रता कम होगी, ताप अधिक होगा और मृदा क्या होगी? सूखी होगी। और तेज हवा चलेगी तो उससे क्या होगा बेटा? क्षरण क्या होता है? अधिक होता है। यदि वातावरण में सीधी सी बात है आर्द्रता अधिक होगी तो उसमें क्षरण नहीं होगा, क्षरण नहीं के बराबर होगा। देखो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, शुष्क जलवायु वाले, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में, इसमें बेटा शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा कम, ताप अधिक, जहां वर्षा कम, ताप अधिक, वायु की गति अधिक तथा वायु की गति अधिक, तो क्षरण अधिक होगा, तो क्षरण अधिक होगा। यदि वायुमंडल में आर्द्रता होगी तो क्षरण भी कम होगा। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है? वायु चरण को प्रभावित करता है। अरे सीधी सी बात, कहने का मतलब शुष्क क्षेत्र है और वहां पे ज्यादा हवा चलेगी तो सीधी सी बात है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ज्यादा जाएंगे। और आर्द्र वाला क्षेत्र है वहां पे ऑलरेडी नमी बनी हुई है, तो नमी बनी हुई है सीधी सी बात है कितनी नमी बनी हुई, तो कहने का मतलब वहां पे क्षरण भी क्या होगा बेटा? वो कम होगा। इसलिए जलवायु वाला पॉइंट किसको प्रभावित करता है? वायु चरण को प्रभावित करता है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट मृदा, समझाता हूं बात नहीं। अब मृदा कैसे प्रभावित करेगी वायु चरण? अब मैंने एक दिन बताया था राजस्थान में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। सबकी जो क्वालिटी होती है, जिनके गुण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अलग अलग होते हैं। अब थोड़ी सी देर के लिए मान लो दो उदाहरण देता हूं आपको। एक तो रेतीली मृदाएं। कौन सी मृदाएं बताओ? रेतीली मृदाएं। अब ये रेतीली मृदा के कण क्या होते हैं? रेतीली मृदा के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? अब बात बता रहे थे उदाहरण रेतीली मृदा की। अब रेतीली मृदा एक हो गई रेतीली मृदा, दूसरी हो गई काली मृदा। दो प्रकार की है हमारे पास। अब दोनों में से चरण किसमें अधिक होगा? कारण क्या होता है? जो रेतीली मृदा है इसके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अरे कणों का आकार इसमें क्या होता है? बड़ा होता है। और कणों का आकार बड़ा होगा तो फिर रंध्रावकाश क्या होगी? ज्यादा मात्रा में होगी। लेकिन जो काली मृदा होगी इसमें कणों का आकार क्या होता है बेटा? छोटा होता है। कणों का आकार क्या होता है? इसमें छोटा होता है। कणों का आकार छोटा होने के कारण आपस में क्या होते हैं? ये चिपके हुए रहते हैं। एक तो इसमें कणों का आकार बहुत छोटा है चिपके हुए, और दूसरा इसमें कणों का आकार बड़ा है। तो क्षरण इसमें ज्यादा अधिक होगा क्योंकि इसमें कण क्या होते हैं? आपस में समूह बनाए हुए नहीं रहते, बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण रेतीली मृदा में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? वो क्षरण होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होता है? क्षरण होता है। लिखो बेटा इसके बारे में।
दूसरा कारक बेटा इसके बारे में काली मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा, काली मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा काली मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण वह चिकनी सतह होने के कारण, यानी जो काली मृदा है इसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी और चिकनी सतह होने के कारण क्या होता है, इसमें क्षरण कम होता है। चिकनी सतह होने के कारण क्षरण चिकनी सतह होने के कारण क्षरण कम होता है। क्षरण क्या होगा बेटा, कम होता है। लेकिन जो रेतीली मृदा क्या थी वो ना तो चिकनी होती है, उसमें रंध्रावकाश भी क्या होते हैं, कणों का आकार भी क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन बलुई मृदाओं में सतह खुदरी होने के कारण क्षरण अधिक होता है। क्षरण अधिक होता है। ये यानी जो काली मृदा है उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी, जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी। कण भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आपस में सटे हुए रहते हैं, जिसके कारण उसमें चरण कम होगा और ऊपरी सतह क्या होती है, चिकनी होती है। लेकिन जो रेतीली मृदा होती है उसकी ऊपरी सतह क्या होती है, खुरदरी होती है, कणों का आकार बड़ा होता है। सीधी सी बात है उनके समूह नहीं बने होते, समूह नहीं बने होते, सीधी सी बात है वो कण हवा के दाब के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए, कहने का मतलब उसमें क्षरण अधिक होता है। अगला वर्ड पढ़ेंगे बेटा इसका अगला वर्ड है स्थलाकृति का मतलब यही है ढाल से तालुका, यानी मृदा की जैसी आकृति होगी, जैसे मान ली ढलानदार आकृति है मृदा की, है ढलान वाला खेत, तो सीधी सी बात उसमें क्षरण अधिक होगा, और जो सपाट खेत उसमें क्षरण क्या होता है, कम होता है। इसलिए स्थलाकृति वाला पॉइंट भी किसको प्रभावित करेगा, वायु क्षरण को प्रभावित करेगा। ढालू भूमियों में समतल भूमियों की अपेक्षा ढालू भूमियों में समतल भूमियों की अपेक्षा अधिक क्षरण होता है, अधिक क्षरण होता है। इसलिए इस प्रकृति वाला पॉइंट किसको प्रभावित करेगा, वायु चरण को प्रभावित करेगा। अरे सीधी सी बात है, जिस खेत में ढाल अधिक होगा उसमें वायु चरण अधिक होगा, जिस खेत में ढाल कम होगा, सपाट होगा उन क्षेत्रों में वायु चरण न के बराबर होगा। अब चौथा पॉइंट है वनस्पति। अब वनस्पति सीधी सी बात है, वनस्पति अपन फसल से ताल्लुकात रख सकते हैं, पेड़ पौधों से ताल्लुकात रख सकते हैं, घास से ताल्लुकात रख सकते हैं। कहने का मतलब ये हमारे को प्रोटेस्ट चाहिए। एक में पढ़ने क्या होगा रखा है बाल, एक में बिल्कुल खाली पढ़ा है।
किसमें चरण अधिक होगा? आगे वाले में, क्योंकि वायु के प्रारूप कौन सहन करेगा? बाजरा सहन करेगा। अब बाजरा सहन कर लेगा तब तक वायु कहाँ नहीं पहुंच पाएगी, मृदा तक नहीं पहुंच पाएगी, तो चरण नहीं होगा। और जो खाली हो जाए उसमें वायु का प्रभाव सीधे किसमें पड़ेगा? मृदा के कणों पे पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा? चरण अधिक होगा। इसमें वनस्पति से ढकी हुई मृदाओं में चरण, वनस्पति से ढकी हुई मृदाओं में चरण ने के बराबर होता है, जबकि वनस्पतिहीन मृदाओं में, जबकि वनस्पतिहीन मृदाओं में, जबकि वनस्पतिहीन मृदाओं में क्षरण अधिक होता है, जबकि वनस्पतिहीन मृदाओं में क्षरण का दर्जा अधिक होता है। क्या होता है? क्षरण अधिक होता है। ये हो गए बेटा वायु चरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। सबसे पहला पढ़ लिया जलवायु, दूसरा पढ़ लिया मृदा गुण, तीसरा पढ़ लिया स्थलाकृति और चौथा पढ़ लिया वनस्पति। ये 4 गुण किसको प्रभावित करते हैं? वायु चरण को प्रभावित करते हैं। अब पढ़ेंगे वायु चरण को, वायु चरण के नियंत्रण के सिद्धांत। वायुवीय क्षरण के नियंत्रण के सिद्धांत, वायुवीय क्षरण के नियंत्रण के सिद्धांत। अब वायुवीय क्षरण, वायु द्वारा क्षरण को रोकने के लिए 2-3 सिद्धांत हैं। अब 2-3 सिद्धांत क्या हुए कि वायु के वेग को कम करना, कणों के समूह के आकार को बढ़ाना और मृदा सतह को नमी बनाए रखना। ये 3 ही सिद्धांत हैं। यानी वायु चरण को नियंत्रण के 2-3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो ये होगा, सीधी सी बात है, वायुरोधी वृक्ष के द्वारा वायु के वेग को कम कर देना। दूसरा काम क्या होगा? तो मृदा के कण का जो समूह है उसको क्या बढ़ाना, उसके आकार को क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि मृदा की सतह में नमी बनाए रखेंगे तो वायु क्षरण नहीं होगा। देखो बेटा, इसमें वायु द्वारा क्षरण को रोकने के लिए वायु द्वारा क्षरण को रोकने के लिए क्षरण को रोकने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत हैं। निम्नलिखित सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है बेटा, वायु के वेग को कम कर देना चाहिए। वायु के वेग को कम करना, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होगा बेटा मृदा कण समूह के आकार को बढ़ाना। मृदा कणों के समूह के आकार को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट होगा बेटा
जो मृदा नमी है, जो मृदा सतह है, उसको नम बनाए रखना। मृदा सतह को नम बनाए रखना। तीन काम कौन कौन से? पहला सबसे काम कौन सा काम किया? वायु के वेग को कम कर दिया। दूसरा काम क्या? मृदा के कण के समूह के आकार को बढ़ा दिया। और तीसरा काम क्या किया? मृदा की सतह को नम बनाए रखना। क्या करना बेटा? मृदा की सतह को क्या करना? नम बनाए रखना। तीन सिद्धांतों पे अब पढ़ेंगे बेटा इसके नियंत्रण, यानी उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे बेटा? वायु क्षरण को निम्न विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। निम्न सिद्धांतों को उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायवीय क्षरण को उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायवीय क्षरण को निम्नलिखित विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। निम्नलिखित विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। अब कौन कौन सी विधि है, इनके द्वारा कैसे रोका जाएगा? सबसे पहला होगा कृषि क्रियाएं। अब कृषि क्रियाएं ऐसे क्या करेंगे जिससे वायु का क्षरण हो रहा है वो होना बंद हो जाए। यानी सबसे पहला काम क्या करेंगे? मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। पहला काम यदि मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसमें क्षरण क्या होगा? कम होगा। मृदा की सतह पे किसका प्रयोग करना? मल्चिंग का प्रयोग करना। दूसरा पॉइंट, मृदा की सतह पर मल्चिंग का प्रयोग करना। अभी मैंने बताया कि मल्चिंग क्या होता है। यानी एक तो क्षरण को रोकने के लिए और मृदा की सतह पर नमी बनाए रखने के लिए, यानी एक तो क्षरण को रोकने के लिए और एक मृदा की सतह पर नमी बनाए रखने के लिए मृदा की सतह को घास फूस या पॉलीथीन की शीट या आदि से किसी से भी ढक दिया जाता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? मल्चिंग कहते हैं। यदि अपन इसमें मल्चिंग का काम करेंगे तो सीधी सी बात है, वायु का वेग कहाँ जाएगा? तो मल्चिंग का काम करना, चाहे पेड़ पौधे की पत्तियां हो चाहे घास फूस, उसको वायु के वेग को कौन सहन करेगा? वो घास और सीधा मृदा पे अटैक नहीं करेगा। इसलिए भी किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा? मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट है फसल चक्र में दाल वाली फसलों के साथ साथ, यानी फसल चक्र में दाल वाली और घास वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए। फसल चक्र में दाल वाली फसलों व घास वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए।
अब ये क्या करेंगे, जो दाल वाली फसल है और जो घास वाली फसल है वो मृदा की सतह को क्या कर लेते हैं बेटा, पूरा कवर कर लेती है, पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, उसको ढक लेती है। जब कोई चीज हमारी मृदा की सतह पूर्ण रूप से ढक गई तो सीधी सी बात है उसमें क्या नहीं होगा, क्षरण नहीं होगा, वायु के द्वारा क्षरण हो रहा है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको कौन सहन कर रहा है, दाल वाली फसल सहन कर रही है और घास की पत्तियां उसे सहन कर रही है। चौथा पॉइंट होगा बेटा, भूमि को कभी पड़ती नहीं छोड़नी चाहिए, भूमि को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जो मृदा खाली पड़ी रहेगी सीधी सी बात है उसमें वायु क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए मृदा को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवा पॉइंट होगा, पशुओं की क्या कर देनी चाहिए, चराई बंद कर देनी चाहिए। अब पशु की चराई बंद कर दी, पशुओं को चराने से क्या होगा, मान लीजिए अपन ने कोई बोले सब्जी खा रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अपन ने घास उगा रखा है। अब जैसे इसमें घास उगा रखा है, अब इसमें पशु इसके अंदर जाएगा, तो पशु इसके अंदर जाएगा तो उससे क्या होता है बेटा, हमारी जो दोब होती है, जो अपन ने फसल लगा रखी है वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी और उसकी जगह पे क्या निकल के आ जाएगी, मिट्टी निकल के आ जाएगी। यदि मिट्टी निकल के आ जाएगी तो क्या होगा, क्षरण, वायु आएगी, वायु आएगी तो क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए पांचवा पॉइंट होगा, पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए, पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका, मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, ये सारी किसमें आएगी बेटा, कृषि क्रियाओं के अंदर आती है। यदि अपन ये सारी चीजें अपनाएंगे तो जिससे क्या होगा, वायु क्षरण कम होगा। यदि अपन ये सारी चीजें नहीं अपनाएंगे तो सीधी सी बात है वायु क्षरण अधिक होता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, वायु रोधी वृक्ष पट्टियां लगाना, वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां लगाना। पहला पॉइंट तो पढ़ लिया कृषि क्रियाएं, वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां लगाना, वायु रोधी वृक्ष की पट्टियां लगाना। अब ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वायु रोधी वृक्ष हमेशा कौन सी दिशा में लगाते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा वायु रोधी वृक्ष उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाते हैं। कौन सी दिशा में लगाते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा। कि सबसे ज्यादा हवा कहाँ से आती है, उधर से आती है, जिसके कारण हमें हमेशा वायु रोधी वृक्ष कहाँ लगाने चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर लगाने चाहिए। और सीधी सी बात है, जहाँ पर वायु रोधी वृक्ष लगा देंगे तो उस वायु के प्रभाव को कौन सहन करेगा, प्लांट सहन कर लेंगे, और प्लांट सहन कर लेंगे तो वायु का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वायु का वेग कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है बेटा क्या होगा, क्षरण कम होगा। देखो वायु की गति को कम करने के लिए, वायु की गति को कम करने के लिए, वायु की गति को कम करने के लिए, कम करने के लिए, वायु की गति को कम करने के लिए
जिस दिशा से वायु आती है उस दिशा में क्या लगा देनी चाहिए बेटा, वायु रोधी फ्लक्स लगा देनी चाहिए। जिस तरफ से वायु आ रही है, जिस तरफ से वायु का वेग अधिक आता है उस दिशा में वायु रोधी फ्लक्स की पट्टियां लगा देनी चाहिए। उस दिशा में वायु रोधी फ्लक्स की पट्टियां लगा देनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, इससे वायु का वेग कम हो जाएगा, वायु का वेग कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, क्षरण कम होगा। इन पट्टियों के रूप में वृक्ष, झाड़ियां, घासों को सुनियोजित किया जाता है। इन पट्टियों के रूप में वृक्ष व घासों को सुनियोजित किया जाता है। ये क्या जाता है, सुनियोजित किया जाता है। घासों को सुनियोजित किया जाता है। जैसे घास है, फूल है, जंगल जलेबी है, करौंदा है, ये हो गया वायु रोधी फ्लक्स की पट्टियां लगाना। मेन जंगल जलेबी करौंदा। अब पढ़ेंगे मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। यानी जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको किसी चीज से ढक देना, चाहे वो वनस्पति से ढकना। तो वनस्पति से अपन ढक देंगे तो उनमें क्या होगा, क्षरण कम होगा। तीसरा पॉइंट होगा वनस्पति के टीलों को आच्छादित करना। आच्छादित का मतलब होता है पूर्ण रूप से ढकना। यानी कोई वनस्पति के टीलों की मृदा के टीलों को आच्छादित करना। यानी मिट्टी के टीलों को क्षेत्रीय झाड़ियों से क्या कर देना चाहिए, क्षेत्रीय झाड़ियों को लगा देना चाहिए जो एक परिवार का काम करती है। यानी जो हमारे मिट्टी के टीले उनमें क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, क्षरण अधिक होगा। तब उन टीलों के क्षरण को रोकने के लिए क्या करेंगे कि वहां की कोई लोकल झाड़ी होती है, यानी कहने का मतलब जो बढ़वार अच्छी करती है, क्षेत्रीय झाड़ी को अपन किसके ऊपर लगा देते हैं, टीलों के ऊपर लगा देते हैं। टीलों के ऊपर लगाने से क्या होगा, वो झाड़ी किसका काम करेगी बेटा, मल्चिंग का काम करेगी। अब मल्चिंग का काम करेगी तो सीधी सी बात है, वायु क्षरण क्या होगा, उसमें कम होगा। देखो मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ियां लगा देनी चाहिए। क्षेत्रीय झाड़ियां लगा देनी चाहिए। अब ये झाड़ियां किसका काम करेंगी बेटा, मल्चिंग का काम करेंगी। किसका काम करेंगी, मल्चिंग का काम करेंगी। ये झाड़ियां टीलों पर मल्चिंग का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बेटा, मल्चिंग का कार्य करती है। यानी जब मल्चिंग का कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है, जो
जो विंड इरोजन हो रहा था, जो वायु क्षरण हो रहा था, वो क्या होगा बेटा, वो कम होगा। और झाड़ियों के ऊपर मल्चिंग का कार्य करती है, जिससे वायु क्षरण कम होता है। इस प्रकार से मृदा के टीलों को आच्छादित करेंगे तो पत्तियां क्या करेंगे, मल्च का कार्य करेंगे, और मल्चिंग का कार्य करेंगे तो वायु क्षरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अपन जरबेरी की झाड़ी लगा दी, जैसे उदाहरण लो, जैसे जरबेरी की झाड़ियां, एक कीप और आता है, कीप अपन उसको लगा देंगे तो वो क्या करेंगे, टीलों को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, बताओ, आच्छादित कर देती है। ये हो गया हमारे वायु क्षरण को रोकने के 3 उपाय। पहला उपाय पढ़ने क्या पढ़ा बेटा, पहला उपाय सबसे पहला पढ़ा पढ़ने कृषि क्रिया की। कृषि क्रियाओं की बात पढ़ने क्या क्या, वायु रोधी कृषि पट्टियां लगाई, और तीसरा काम किया, मृदा के टीलों को आच्छादित कर दिया। अब पढ़ेंगे अपन बीज के बारे में। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीड, कि बीज क्या होता है। आज थोड़ा इस टॉपिक के बारे में बताएंगे, कल बताएंगे कि बीज होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे था, बीज के बारे में, कि बीज होता क्या है। अब बीज की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो, जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। यानी कहने का मतलब दाना हो, फल हो, पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, जो अपने समान किसको जन्म देता है, स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। आई डेफिनेशन समझ। एग्जाम में हर बार पूछी जाती है बीज किसे कहते हैं, यानी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फल हो, जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। अब बीज कितने प्रकार का होता है, इससे पहले डेफिनेशन लिख लो। दाना, फल, पत्ती, जड़, दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का बड़े भाग, अथवा तने का बड़े भाग, जो अपने समान स्वस्थ पौधों को जन्म देता है, स्वस्थ पौधों को जन्म देता है, उसे बीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। यानी कोई भी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो या फल हो, तथा तन और तने का वह भाग जो अपने समान क्या करता हो, स्वस्थ पौधे को जन्म देता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। अब बात आती है उत्तम बीज की क्या क्वालिटीज होती है, यानी जो उत्तम बीज होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालो उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज के उत्तम बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। पहला काम तो यही होना चाहिए। दूसरा काम बीज की दूसरा गुण क्या होगा, बीज के अंदर जो भौतिक शुद्धता है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब भौतिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि जो बीज होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब प्योर रूप से उसके अंदर बीज ही बीज होनी चाहिए, ना कोई खरपतवार के बीज होनी चाहिए, ना कोई कंकड़ पत्थर होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब बीज की जो भौतिक शुद्धता है वो भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और बीज उच्च अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। यानी उत्तम जो बीज होता है इसकी अंकुरण क्षमता क्या होनी चाहिए बेटा, अच्छी होनी चाहिए। और अगला वर्ड है बीज में नमी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। बीज पूर्ण रूप से
परिपक्व होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुडौल होना चाहिए और उत्तम बीज की जीवन क्षमता भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उत्तम बीज की आकृति क्रियात्मक रूप से क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये 6-7 पॉइंट है, यानी आनुवंशिक शुद्धता होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता होनी चाहिए और क्या नाम से उसमें अच्छे प्रकार की नमी होनी चाहिए, बीज परिपक्व और सुडौल होना चाहिए। अब ले लेते हैं उत्तम बीज के क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण होगा उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता। उत्तम बीज की आनुवांशिक शुद्धता 100% होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब उसकी जो आनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी प्रतिशत होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। पहला गुण। दूसरा गुण आता है सब उत्तम बीज की आनुवंशिक शुद्धता क्या होनी चाहिए बेटा, 100% होनी चाहिए। दूसरा काम उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता। उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता भी अच्छी होनी चाहिए। यानी ये दो चीज को होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट होगा जो उत्तम बीज होता है वो उच्च अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। उत्तम बीज उच्च अंकुरण क्षमता वाला, उच्च अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। यानी जो बीज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उच्च अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे उत्तम बीज में नमी की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट देखेंगे उत्तम बीज में नमी की मात्रा, नमी की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे उत्तम बीज निरोगी रोगाणु। उत्तम बीज रोगाणु कीट, ये निरोग होना चाहिए, रोगाणु होना चाहिए एवं रोगाणु एवं कीट प्रकोप मुक्त होना चाहिए। यानी कहने का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कीट नहीं लगे होने चाहिए। वो क्या होती है, उत्तम बीज की क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। अगला पॉइंट होगा उत्तम बीज पूर्ण परिपक्व। उत्तम बीज पूर्ण परिपक्व, सुडौल व साफ सुथरा होना चाहिए। पूर्ण परिपक्व, सुडौल व साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद में उत्तम बीज की जीवन क्षमता भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उत्तम बीज की
जीवन क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। तमीज कैसे होनी चाहिए? तो जीवन क्षमता है वो भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट लिखेंगे उत्तम बीज की उम्र। आकृति एवं क्रियात्मक रूप से आकृति एवं क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये हो गया बेटा उत्तम बीज के गुण। यानी बीज किसे कहते हैं? यानी जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, जो अपने समान स्वस्थ पौधे को जन्म देता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज। उसके बाद बड़े उत्तम बीज में क्या गुण होने चाहिए? उत्तम बीज की आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। उत्तम बीज की भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। उत्तम बीज में अच्छी नमी होनी चाहिए। उच्च अंकुरण क्षमता वाला होना चाहिए। ये सारी चीज किसमें होनी चाहिए? उत्तम बीज के अंदर होनी चाहिए। कल अपन पढ़ेंगे बेटा बीज के प्रकार, बीज कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में अपन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।